हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारा भूगोल, सेट नंबर है 112। इससे पहले ऑलरेडी हमने 111 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल देखने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि ये जो सेट लिया गया है, ये सभी क्वेश्चंस इसमें जो लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। जाहिर सी बात है, हमारा सब्जेक्ट भूगोल है तो भूगोल से ही सवाल लिए गए होंगे। ठीक, मेरा कहना ये है कि यहाँ पे जो 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं बहुत ही इजी लेवल के लिए गए हैं। ठीक है, 20 में 20 क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेंगे। अगर 20 में से अगर आपका 18 प्लस आता है तो मान के चलिए कि अभी तैयारी बेहतर है, और अगर 18 से कम आता है तो समझिए कि आपको तैयारी अच्छे से ढंग से करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। तो आप लोग अभी जो टेस्ट देंगे सेट नंबर 112, आप लोग सेट लगाइए और बताइए आप लोग कमेंट करके कि 20 में से आपका कितना सही हो रहा है। 18 प्लस जिसका भी आएगा तो समझिए कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, और जिनके कम आ रहा है 17 भी आ रहा है 16 भी आ रहा है तो समझिए कि थोड़ा सा आपकी तैयारी पीछे चल रही है, क्योंकि इसमें 20 में से 20 क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल ही आप लोगों को पता होना चाहिए 20 सवाल। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। देखिए आज का पहला सवाल है कि बांग्लादेश के सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। आसान सा सवाल है, बताना है बांग्लादेश के सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं। पहला विकल्प में है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। बी विकल्प में है नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। सी विकल्प में है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस तरह का सवाल को अगर यदि एलिमिनेट करके बनाने की कोशिश कीजिए, इस तरह का जो सवाल आ जाए तो सबसे पहला विकल्प देखिएगा पश्चिम बंगाल से, ठीक है, बांग्लादेश अलग हुआ है तो ये तो होगा ही होगा। ठीक है, अब नागालैंड यहाँ देखिएगा तो ये म्यांमार से लगता है। ठीक है, तो ये तो कभी नहीं होगा विकल्प। बी विकल्प में आइए, यहाँ भी देखिए नागालैंड है, ये भी नहीं होगा। सी विकल्प में देखिए पश्चिम बंगाल है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है ये भी होगा। असम से भी कुछ इसकी सीमा लगती है, 2 जगह लगता है इसका सीमा बांग्लादेश से, ये भी सही है। और मेघालय तो लगता ही है। ठीक है, तो ये सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। याद होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और एक है आपका मिजोरम, जिसकी सीमा म्यांमार से भी लगती है। ठीक है, आप चाहें तो इस डायग्राम से इस आंख चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा पहला कहाँ पे है, ये कलर चेंज कर देते हैं। देखिए बांग्लादेश, इसके बाद फिर आसाम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम, ये 5 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक, चलिए PDF में देख लीजिएगा, जितना ज़्यादा रीड कीजिएगा आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, पहला विकल्प है भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर स्थित है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से बहुत कम वर्षा होती है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं, पहला विकल्प के बारे में दे रखा है कि भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये कथन बिल्कुल ही सही है। आप देखेंगे कि अरावली कहाँ है, राजस्थान में है, और यहाँ से कुछ इस तरीके से गुजरात के बॉर्डर शुरू होकर के दिल्ली तक गई हुई इस तरीके से अरावली पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका इधर पूरब और इधर हो गया पश्चिम, तो पश्चिम तरफ इधर ही तो स्थित है ना, थार। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। वहीं बात करें बी विकल्प का, दे रखा है इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से बहुत कम वर्षा होती है, बिल्कुल कथन सही है। 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पे होती है रेगिस्तानों में, थार के जो मरुस्थल है वहाँ पे। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है, ये भी कथन सही है, और ये कह सकते हैं कि बड़े सागर में मिलने से पहले विलुप्त हो जाती है ये नदी। ठीक है, तो यहाँ पे सभी विकल्प क्या हैं, सही है। ठीक है, तो ये भी आसान सा सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के किनारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है,
तराई, खादर, दून एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल क्या है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के किनारे फैले समतल जो मैदान है ना, उसे क्या कहा जाता है? तराई, खादर, दून एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता है भाबर। क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है, अर्थात ई विकल्प सही होगा। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के किनारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात हुई है ना, किसकी? उप हिमालय क्षेत्र का। ये क्या है उप हिमालय क्षेत्र? तो याद रखिएगा, उप हिमालय क्षेत्र जिसे शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं, यह हिमालय पर्वतमाला का सबसे दक्षिणी, नवीनतम और सबसे बाहरी भाग है, जो पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर के ये असम तक फैला हुआ है। और इसकी औसत ऊंचाई पर देखेंगे ना, तो 600 से लेकर के 1500 मीटर तक इसकी हाइट है। ठीक, और ये दून व द्वार जैसी घाटियों के द्वारा ये लघु हिमालय से अलग भी होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। तराई क्या है? तराई के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। तराई क्या है? तो ये शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, जो दलदली और वनाच्छादित होता है, ये तराई वाला जो क्षेत्र होता है। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो ये भी आसान सा सवाल था। और भी डिटेल्स लिखी गई हैं यहाँ पे, ठीक है, जो मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ वो आप लोग PDF में एक बार ज़रूर पढ़िएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल है कि हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, कौन सा है? ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, शिवालिक एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आंसर पता है तो कमेंट करते हुए चल सकते हैं। सही आंसर होगा इसका शिवालिक। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक है। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि आखिर ये पर्वतपदीय प्रदेश क्या होते हैं? याद रखिएगा, पर्वतपदीय पठार एक ऐसा विस्तृत और समतल उठा हुआ भूभाग होता है जो किसी उच्च पर्वतमाला के तल और मैदान के बीच स्थित होता है। इन पठारों को पर्वतपदीय पठार, गिरिपद पठार या पीडमोंट पठार भी कहते हैं। याद रखिएगा, इन पठारों को पर्वतपदीय पठार, गिरिपाद पठार या फिर पीडमोंट पठार भी कहते हैं। ठीक है ना, तो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक है। ठीक है, और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं? यहाँ देखिए, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित भाबर प्रदेश है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेट 4 में था। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियाँ हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालू तथा लघु हिमालय के दक्षिण ढालू के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित हैं। ठीक है, तो सिंपल से हमने कहा ना कि पर्वतपदीय पठार क्या है? यह एक ऐसा फैला हुआ और समतल उठा हुआ भूभाग होता है जो किसी उच्च पर्वतमाला के तल और मैदान के बीच स्थित होता है ना। जैसे आप देखेंगे ऊपर में, जैसे ट्रांस हिमालय के नीचे आप देखेंगे वृहत हिमालय है, और नीचे देखेंगे तो शिवालिक से और भी नीचे जो समतल मैदान है, तो उसके ऊपर वाला जो स्थिति है वो क्या है? शिवालिक ही आएगा ना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किस चीज़ का है? चीतल का, कस्तूरी मृग का, एशियाई हाथी का, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है और यह बाघ पार्क रिजर्व क्षेत्र है। ठीक है ना, याद रखिएगा, यह जो पार्क है ना बाघ रिजर्व क्षेत्र है, और ये किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, उत्तराखंड में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, और ये एक बाघ संरक्षित रिजर्व क्षेत्र भी है, और ये एशियाई हाथी के लिए प्राकृतिक आवास भी है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? सवाल है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? विकल्प है रोम, काठमांडू, बैंकॉक, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, रोम। इटली की राजधानी रोम, रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है, जो कि इटली की राजधानी भी है। ठीक है, उसी तरीके से याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के शिमला को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला को 7 पहाड़ियों का शहर कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
ये तो खैर जानते ही होंगे आप लोग कि गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे इमारत हैं। चलिए अगला सवाल है, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है। सवाल है, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है, कौन जाना जाता है? मॉरिशस, इंडोनेशिया, जापान एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी ऑप्शन, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिणी पूर्व एशिया का एक द्वीपीय देश है। यह दुनिया का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला एवं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। यहाँ पे कुल मिलाकर 17,508 द्वीप हैं, जबकि अब देखेंगे जापान में लगभग 6,800 द्वीपों से मिलकर के बना है। ठीक है, तो इससे बहुत ही कम है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा द्वीप देखने को मिलते हैं। बी विकल्प सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सवाल है, दिल्ली किस शहर के माफ़ कीजिएगा दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? विकल्प है गंगा, गोमती, गोदावरी एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प होगा ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सभी को पता होना चाहिए कि दिल्ली जो शहर है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, जबकि गंगा किनारे एक महत्वपूर्ण, गंगा के किनारे तो बहुत बड़े बड़े शहर, बहुत सारे शहर स्थित हैं, जिसमें बनारस है, गंगा है ना। तो ये सब चीज़ नाम जरूर याद रखिएगा। इस बार लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लखनऊ जो लखनऊ है ना, नवाबों का शहर, ये गोमती जो नदी है इसके किनारे स्थित है। जबकि गोदावरी के किनारे याद रखना चाहें तो राजमुंद्री एक शहर है वो स्थित है। ठीक, गंगा के किनारे बसे जो शहर होते हैं ना, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो कुछ कुछ नाम याद रखिए ज़रूर से। ठीक है, जैसे कि ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार है, कानपुर है, वाराणसी है ना। और इलाहाबाद तो खैर संगम पर है, तो वह तो कह ही सकते हैं कि ये भी गंगा किनारे स्थित है। पटना तो है ही है आपका, भागलपुर भी एक महत्वपूर्ण शहर हो जाता है। ठीक है, और कलकत्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि ये गंगा नदी के मुहाने के पास से स्थित है, तो इससे भी आप लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा पेरू की राजधानी है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पेरू की राजधानी है। पहला विकल्प है बेरूत, नैरोबी, मनीला एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात करें पहला विकल्प के बारे में, बेरूत दे रखा है। बेरूत की किसकी राजधानी है? ये बेरूत है लेबनान की राजधानी, जबकि नैरोबी है केन्या की राजधानी, जबकि मनीला है फिलीपींस की राजधानी। ठीक है, इस तरीके से सही आंसर होगा इसका ये विकल्प। ठीक है, पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है, याद रखिएगा। लीमा है, पेरू की राजधानी लीमा है, जबकि लेबनान की राजधानी बेरूत है, केन्या की राजधानी नैरोबी और फिलीपींस की राजधानी मनीला। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती हैं? सवाल है, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती हैं? विकल्प है मेघालय, मिजोरम, सिक्किम एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, सिक्किम। लेप्चा जनजाति मुख्यतः सिक्किम में निवास करती हैं। ठीक है, वहीं बात करें मेघालय में, तो मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। ठीक है, जबकि मिजोरम में यहाँ पे एग्जाम में पूछा भी गया है, लुसाई है ना, लुसाई जनजाति कहाँ निवास करती है मुख्य रूप से? तो मिजोरम में। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा डफला भी याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला सवाल है, अमेजन नदी अपने आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है? तो ये तो मुझे लगता है कि इसमें आंसर भी आपका दिया गया है, और ये आपका ऑप्शन में फिर क्या ही देखना है, क्योंकि क्वेश्चंस और आंसर एक ही मिला दिया गया है। क्योंकि यहाँ पूछना चाहिए था निम्नलिखित में से या फिर कौन सी नदी अपने आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अमेजन नदी पहले ही आंसर दे दिया गया है, तो इस सवाल को हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत टाइप हो गया है, क्वेश्चन आंसर एक ही में चला गया है। ठीक, तो याद रखना है आप लोगों को कि अमेजन नदी अपने आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक, चलिए
बाकी से यहाँ पे याद रखिएगा ये पॉइंट लंबाई के आधार पर नील नदी तो सबसे बड़ा है, ठीक है। और ये दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर के बहती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। विकल्प में दे रखा है अमेजन, कांगो, नील, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका बी विकल्प कांगो। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, जबकि भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक। इसी तरीके से याद रखिएगा लिम्पोपो नदी, कौन सी नदी, लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी है ना, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। वहीं याद रखिएगा कांगो नदी के हमने बता दिया, एक माही नदी याद रखिएगा, माही नदी है ना, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, जबकि कांगो नदी ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये लिम्पोपो नदी जो है ना, इसमें एक पॉइंट याद आया, लिम्पोपो नदी को याद रखिएगा अफ्रीका की है ये लिम्पोपो नदी, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसे घड़ियाल नदी भी कहते हैं, ठीक है, लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी भी कहते हैं, याद रखिएगा। हो सकता है एग्जाम पूछा जाए, नहीं तो फिर नॉलेज के लिए याद रखिए, कहीं दिक्कत है। चलिए अगला सवाल है, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। बताना है भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है बोकारो, भिलाई, राउरकेला, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ये ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। कहाँ पे, जमशेदपुर में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कब स्थापित किया गया था, आज़ादी से पहले या फिर आज़ादी के बाद। और आज़ादी के बाद किया गया था तो किस डेट में, क्या चलिए आप लोग कमेंट कीजिए पहले, ठीक है। हम लोग कमेंट करना है कि भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना जमशेदपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन कब किया गया था, किस वर्ष, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास कितना है। बताना है कि पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास कितना है, 12,546, 12,756 या फिर 11,756, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा 12,756, ठीक है, अर्थात बी विकल्प यहाँ पे सही है। याद रखिएगा अगर भूमध्यरेखीय व्यास पूछे तब बताना है 12,756, अगर ध्रुवीय व्यास कहे, ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा एग्जाम में, अगर ध्रुवीय व्यास पूछ लिया जाए तब बताना है 12,714 किलोमीटर, ठीक है, जबकि भूमध्यरेखीय अगर व्यास पूछे तो बताना है 12,756, ठीक है। अब डिफरेंस भी अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भूमध्यरेखीय और ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है, ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से घटा लेंगे 12,756, दोनों डेटा याद रखिएगा तो निकल करके आएगा यहाँ पे 42 किलोमीटर का अंतर देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी हल्की सी कैसी है, चपटी है ना, चपटी होने की वजह से देखेंगे ये अंतर देखने को मिलता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार की मृदा में किया जाता है जो लवणीय है, जल जमाव वाले में है, मृत्तिका है, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पे ए विकल्प लवणीय। जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार की मिट्टी में किया जाता है जो कि लवणीय है, क्योंकि जिप्सम रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है, जिसमें 23% कैल्शियम एवं 18.5% सल्फर होता है। जब यह पानी में घुलता है तो कैल्शियम एवं सल्फेट आयन प्रदान करता है और मृदा में से सोडियम के आयनों को हटा करके उनका स्थान ले लेता है। इस मृदा को फसलोत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। तो जिप्सम का प्रयोग किस मिट्टी में किया जाता है, जो मिट्टी लवणीय है, ठीक है,
क्यों? क्योंकि इसमें जिप्सम रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट में पाया जाता है 27% और 27% आप कह सकते हैं लगभग में, और कैल्शियम पाया जाता है, सल्फर मिलता है इसमें 18-19% के बीच में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जब पानी में घुलता है ना तो कैल्शियम और सल्फेट आयन प्रदान करते हैं और मिट्टी में सोडियम के आयनों को हटाकर उसका स्थान ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें लोग क्या मिलाते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं लवणीय मिट्टी में। तो इतना डिटेल्स नहीं याद रखना है तो कोई बात नहीं, आप याद रखिए कि जिप्सम का प्रयोग किस मिट्टी में किया जाता है? तो जो मिट्टी लवणीय होते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? बताना है संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए, अगर आप कोई स्टोर करके कोई खाद्यान्न रखे हैं, फूड्स रखे हुए हैं, है ना, तो उसकी क्षति के लिए कौन सा कारक है जो सर्वाधिक उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है? पहला है अन्न में नमी की कमी, माफ़ कीजिएगा फिर से विकल्प सुनिए, अन्न में नमी की मात्रा, पर्यावरणीय आर्द्रता या फिर पर्यावरणीय तापक्रम। कौन सा कारण है जो कि संचित खाद्यान्नों की क्षति के लिए कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी है? इसका सही जो विकल्प है ना, जो कारक है, ये विकल्प है अन्न में नमी की मात्रा। संचित खाद्यान्न की जो क्षति होती है ना, इसमें सबसे बड़ा कारण है कि अन्न में नमी की मात्रा। अगर कोई फूड है, आप देखिएगा कि अगर उसमें नमी आ जाती है ना तो वो फूड खराब हो जाता है। ठीक है, तो संचित खाद्यान्न को अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो उसको सुखा कर रखें, जिससे कि चावल है या धान मान के चलिए, गेहूँ मान के चलिए, अगर उसको हल्का सा उसमें अन्न में नमी होगी, उसको अगर यदि आप किसी चीज़ में स्टोर करके रखते हैं तो बहुत जल्दी उसमें क्या हो जाएगा, देखिएगा कि उसमें वो कवक वगैरह फंगी लग जाते हैं या फिर सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। लेकिन वही सुखा कर रखिएगा तो वो लंबे समय तक चलता है। वो आप लोग घर में भी देखे होंगे, आप लोग घरों में कि जो माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं, क्या करते हैं, चावल धान को रखने से पहले अच्छी तरीके से सुखा लेते हैं, उसमें जो अन्न में जो नमी की मात्रा है उसको बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल कम कर देते हैं। ठीक है, तब जा कर के वो सेव रहते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए अन्न में नमी की मात्रा सर्वाधिक उत्तरदायी है, अतः संचित खाद्यान्नों की क्षति से बचाने के लिए अन्न में नमी की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए तथा उसे संचित करने के लिए शुष्क क्षेत्र भी होना चाहिए। ठीक है, अब वो कहाँ रखना है? शुष्क क्षेत्र में रखना है, जहाँ से उसे नमी प्राप्त वापस ना मिल जाए। अब सुखा के रख रहे हैं, सुखा रखे तो सही, लेकिन ऐसा स्थान पर रख दे जहाँ से शुष्क क्षेत्र हो, वहाँ रखना चाहिए। ऐसा नहीं नमी वाले क्षेत्र में रख देंगे तो फिर तो नमी अवशोषित कर लेगा, फिर से खराब हो जाएगा। ठीक है, क्या आप लोगों को पता है कि सुरक्षित भंडार करने के लिए खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत कितना होना चाहिए? अगर कोई सुरक्षित भंडार करना चाहते हैं खाद्यान्न को, तो उसमें नमी का जो परसेंटेज होना चाहिए कितना होना चाहिए? तो हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, 14% से कम होना चाहिए। कितना? 14% से कम होना चाहिए, तब जा कर के वो सुरक्षित रह सकता है। अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो फिर वो खराब हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है कि सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए 14% से कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट की बिजली प्रदान करती है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? विकल्प है दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में आप देखेंगे कि हीराकुंड बांध परियोजना है जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है और यहीं से इसकी पूर्ति भी की जाती है बिजली का। ठीक है, तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि दामोदर घाटी परियोजना ये झारखंड में है, इससे झारखंड और पश्चिम बंगाल को बिजली मिलती है। ठीक है, वहीं नागार्जुन आप देखेंगे तो ये कहाँ है? ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लाभ उठाते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? बताना है भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? टीन, चांदी, ग्रेफाइट, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में से सही आंसर है ग्रेफाइट, जिसे काला शीशा भी कहा जाता है। ठीक है, भारत ग्रेफाइट खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, याद रखिएगा। और ये ग्रेफाइट आप देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना,
चलिए, और ये कह सकते हैं कि ये अधातु है, और ये एकमात्र ऐसा धातु है जो कि विद्युत का सुचालक भी है। ठीक है, तो साइंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से कि वह एकमात्र धातु कौन सी जो कि विद्युत का सुचालक है, तो वो है ग्रेफाइट, और ये कार्बन का अप्रूफ होता है। चलिए, अगला सवाल है, संगमरमर क्या है? संगमरमर क्या है? क्या ये अग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, कायंद्रित चट्टान है, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा कायंत्रित चट्टान, अर्थात यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। संगमरमर कायंत्रित चट्टान है, ये अवसादी चट्टान है ना, अवसादी चट्टान से ही इसका रूपांतरण हुआ है। कह सकते हैं कि जो चूना पत्थर होता है ना, तो ये चूना पत्थर शुरू में अवसादी चट्टान होता है, बाद में से रूपांतरित होकर के ये संगमरमर बदल जाता है, जिसे कायंत्रित चट्टान कहते हैं। ठीक है, शायद मेरी बात ना समझ में आया हो। मेरा ये कहना है कि ये जो संगमरमर है ना, ये चूना पत्थर से बनता है। ठीक, और ये क्या है? ये है अवसादी चट्टान। ठीक है, अब चूना से क्या बन गया? संगमरमर, तो संगमरमर क्या कहलाएगा? कायंत्रित चट्टान। आई बात समझ में अब? चलिए, बाकी यहाँ ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये अग्नेय चट्टान के उदाहरण है, जबकि चूना पत्थर कोयला ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है, जबकि संगमरमर और ग्रेफाइट ये दोनों कायंत्रित चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों राज्यों से सीमा बनता है? बताना है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों राज्यों से सीमा बनाता है? विकल्प है पश्चिम चंपारण, सिवान, रोहतास, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर पिछले लेक्चर ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर पता होगा आप लोग को। सही आंसर है रोहतास। रोहतास अब देखेंगे कि झारखंड और उत्तर प्रदेश ये दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये है आपका रोहतास, ये वाला, ये इधर है झारखंड, ये उत्तर प्रदेश। ऐसी सीमा आप देखेंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश से भी लग रहा है और इधर झारखंड से भी लगता है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से आप पश्चिम चंपारण देखेंगे तो यहाँ पर है, जो कि इसकी सीमा सिर्फ किसके साथ लग रहा है? सिर्फ उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक, एक और विकल्प क्या था? सिवान था ना शायद? हाँ, सिवान है, तो सिवान आप देखेंगे ये भी यहाँ पर है, जो कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लग रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास इसका सही आंसर होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, बिहार के जिन 8 जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हुई कौन कौन है? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है, तो इन 8 जिलों का नाम याद रखिएगा। वहीं झारखंड के साथ में 7 जिला लगता है, कौन कौन? एक हो गया आपका रोहतास, औरंगाबाद, गया, ठीक है, नवादा, जमुई, बांका। ठीक है, 8 लगता है क्या? फिर से देख लेते हैं। पहला है रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा। 8 होना चाहिए। 1 2 3 4, 5वां हो गया जमुई, छठा हो गया बांका, 7वां हो गया भागलपुर और 8वां हो गया कटिहार। ठीक है, तो ये 8 जिले देखेंगे कि झारखंड से लगता है। ठीक है, वही 3 जिला वेस्ट बंगाल के साथ लगता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का 20 में से कितना सही हुआ है, ईमानदारी से, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।